नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के उत्तराखंड को का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदर्शन आदर्श उत्तराखंड 2025 अपना मंत्र बनाकर त्वरित गति के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। देखिए, नीति आयोग की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उनके मार्गदर्शन में सफलतम बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। और उस बैठक में चूँकि उत्तराखंड राज्य हिमालय का राज्य है, हमने उत्तराखंड राज्य की तरफ से जो केंद्र की तरफ से चलने वाले सारे कार्यक्रम हैं उसमें नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। हमने बाल बाटिकाएँ वहाँ पर प्रारंभ कर दी है और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है। शिक्षा का जो अधिनियम है वो भी हमने लागू कर दिया है। इसके साथ साथ जो प्रमुख रूप से हमने बात रखी है कि हम वहाँ पर केवीटी पार्किंग, टनल पार्किंग वहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमको आसानी से पार्किंग प्राप्त हो पाए, उसके लिए कोई अन्य जगह न देखनी पड़े। पहाड़ों के अंदर ही कैविटी बनाकर वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, इससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमने ये रखी है कि चूँकि हमारे यहाँ पर जहाँ पर 4 धाम हैं, अनेकों देव स्थान हैं, पर्यटक स्थल हैं, उन सभी पर बड़ी संख्या में पर्यटक पूरे देश भर से आते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में होती है। जैसे इस बार हमारी अभी 4 धाम में यात्रियों की संख्या 30 लाख क्रॉस कर गई है और कावड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कावड़िए जल लेकर यहाँ से गए हैं हरिद्वार से। तो हमने कहा है कि इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से जो जनसंख्या का घनत्व आबादी बढ़ जाती है, जो हमारी एक्चुअल आबादी है उसके अलग से, तो उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारे जैसे राज्य हैं, हिमालयन के राज्य हैं, उन राज्यों के लिए अलग से जो विकास का मॉडल है अलग से बनना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों की समीक्षा होनी चाहिए। इस पर भी कोई एक समीक्षा होनी चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि हिमालयन राज्यों की एक संगोष्ठी नीति आयोग के द्वारा अलग से भी होनी चाहिए, जिसमें कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, वहाँ की प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार वहाँ पर। वहीं देहरादून दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचकर भाजपा नेताओं ने मुलाकात की। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने शिरकत किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट, गणेश जोशी की पत्नी और उनकी बेटी नेहा जोशी ने भी भाग लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर तिलक लगाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मेरे भाई की तरह है। मैं हर वर्ष अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने उत्तराखंड जरूर आऊंगी। कई वर्षों से रक्षाबंधन का कार्यक्रम विधानसभा में हर वर्ष हम मनाते हैं और आज जिस प्रकार से 10,000 से अधिक की संख्या में बहनें यहाँ पर मुझे राखी बांधने आई हैं, इस बात का प्रतीक है कि इन बहनों का कितना स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। यही कारण है कि एक बार नहीं 4 बार मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विधायक बन गया, मंत्री बन गया। सब इन बहनों का आशीर्वाद है और सौभाग्य से आज मेरी एक बहन और जो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। मैं अपनी बहनों को ये वचन देता हूँ, जिस भावना के साथ, जिस विश्वास के साथ मेरी बहनें मुझे राखी बांध रही हैं, उनका ये भाई हमें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चाय बागान की जमीन पर बीजेपी अपना प्रदेश कार्यालय बनवा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2011 में बीजेपी ने 16 बीघा भूमि किराए पर ली थी और यह भूमि उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे बिशन सिंह चुभाल के नाम से खरीदी गई थी, जिसे अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। चौबीस अक्टूबर 1996 इस प्रकरण में जब ये बात एडीएम देहरादून जितेंद्र कुमार के कोर्ट में गया तो 31/7/1996 को उन्होंने पुराने लॉ को जारी रखने की बात करी। मनीषा पवार तत्कालिक डीएम, कोई सामान्य व्यक्ति जब
जमीन खरीद रहा है, भूमि खरीद रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उसकी भूमि का अधिग्रहण हो रहा, सरकार को वो निहित हो जा रही। और इस जजमेंट में ये भी है कि 1975 के बाद जिन्होंने भूमि खरीदी है, रजिस्ट्री किया, खरीद फरोख्त की है, वो सारी भूमि को सरकार में निहित कर लिया जाएगा, उसको अपने अंदर ले लिया जाएगा। तो आज तक सरकार या प्रशासन इस 16 बीघा जमीन को अपने। वहीं पूरे देश में 1 अगस्त से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग चुका है, जिसके बाद पॉलीथीन को पूर्णता से बाजारों से हटाने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी तहसील प्रशासन और नगर पालिका की टीमें बाजारों में पॉलीथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही हैं, जिसमें कई लोगों के चालान भी काटे गए और कई जुर्माना भी वसूला गया। शासनादेश में है कि 1 तारीख से ये लागू हो गया है, 1 अगस्त से। तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तहसीलदार स्तर तक इसमें छापेमारी कर सकते हैं। कल भी आप देख ही रहे होंगे कि एक छापेमारी की गई थी, जिसमें कि 2500 का जुर्माना किया था और 7 केजी पॉलीथीन जब्त हुई थी। और इसी प्रकार अभी तक 7000 रुपये का चालान किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई करती रहेंगे। इनकी बात करें तो कम से कम 10 से 15 किलो यहाँ पर। वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में रक्षाबंधन और मुहर्रम के त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के आए लोगों ने मुहर्रम और रक्षाबंधन का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। वहीं बैठक को लेकर लालकुआं कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि सभी लोग रक्षाबंधन और मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। इसके साथ ही मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस की विशेष सतर्कता रहेगी। नौ तारीख को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है, उसी को लेकर यहाँ एक शांति कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जो शासन प्रशासन से प्राप्त निर्देश हैं उनको लोगों से बताया गया है और लोगों से अपील की गई है शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार को मनाएं। जो यहाँ पे लाइन है, बिजली की लाइन है, उनसे थोड़ा ताजिए छोटे रखें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना इस त्यौहार को मनाएं। हाँ, त्यौहार की संवेदनशीलता के मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त फोर्स की भी डिमांड की गई है। 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार आयोजित किया जाना है। उसके शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण सफल आयोजन के लिए यहाँ पर एक अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। मुख्यतः अपना जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और रेलवे से भी यहाँ लोग उपस्थित थे। मुख्यतः उनको निर्देशित किया गया है कि जो ताजिए की ऊंचाई हो उसको वो सीमित रखें, ताकि कहीं पर भी वो बिजली के तारों में या कहीं भी भिड़े ना। और दूसरा, किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित हो। इन बिंदु। वहीं ऋषिकेश की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम परिवहन सेवाओं के जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ जहां पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव ले रही है, वहीं वाहनों को निश्चित ठिकाने पर खड़े होने की व्यवस्था भी पुलिस बना रही है। इस व्यवस्था को बनाने में पुलिस दुकानदारों का सहयोग भी ले रही है। मंडी तिराहे के पास लेफ्ट हैंड फ्री कराया है और आईएसबीटी पे लगातार हमारी चर्चाएं हो रही हैं और उस पर काम हो रहा है। अभी तक हम बस रूटेशन मालिकों से वार्ता कर चुके हैं, उनसे पूरा सहयोग मिल रहा है। हम विक्रम वालों से बात कर चुके हैं, 3 व्हीलर वालों से बात कर चुके हैं और टैक्सी जो यहाँ पे चलती हैं उन सब से बात, सबके लिए जगहें निश्चित उनसे बात करके यहाँ पे सबके लिए जगहें निश्चित की गई हैं और ये उनको बताया गया है कि यहाँ व्यवस्थित तरीके से गाड़ियाँ खड़ी करें, अन्य जो गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, ट्रैफिक में बाधा डालेगा, उनका फिर चालान किया जाएगा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में आईएसबीटी के सामने जो दुकान हैं उन पे बहुत बड़ी मात्रा में गाड़ियाँ अव्यवस्थित तरीके से खड़ी हो जाती हैं, जिससे आने जाने। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के तीर्थ नगर में प्राचीन तीर्थ मंदिर के पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरों ने लाखों रुपए चढ़ावे पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि तीर्थ नगर मंदिर में चोरों ने रात को पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद मंदिर में रखे चढ़ावे पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सुबह जब ग्रामीण मंदिर गए तो पुजारी को बेहोश की हालत में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
जिसके बाद पुजारी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाया गया। वहीं लोगों ने बताया कि रात में 2 अनजान मंदिर आए थे और उन्होंने पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाया था। हमारे गांव है तीर्थनगर भक्कुडाम, बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ पे हर वर्ष 2 जून को एक भव्य और विशाल भंडारा आयोजन किया जाता है। ये घटना कल 6 तारीख की है। कल 6 तारीख में वहाँ पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हैं शाम को लगभग 8 बजे और वहाँ पे मंदिर पर रहते हैं वो। और रात में बाबा जी ने समझा ये भक्त होंगे जो है मंदिर पर आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं। रात में उन्होंने चाय बनाई और चाय में बाबा जी और जो जैनंद बाबा जी और दूसरे चंद्रपाल सैनी जी हैं उनको रात में चाय में नशीला पदार्थ खिला दिया। नशीला पदार्थ खिला के ये बेहोश हो गए, रात में नींद आ गई, कुछ पता नहीं चला और उन्होंने रात में लूट पाट की घटना को अंजाम दिया। हमने अभी मंदिर पे हमारा जो है 2 जून का भंडारा था, उसमें हमें मंदिर को बनाना था। उसमें हमें कलेक्शन पूरे गांव से हमने जो है प्रत्येक परिवार 1000 या 500 हमने एकत्रित किया था और पतरामपुर से भी किया था, जसपुर से भी हमने किया था। हमने जो है लगभग 1.5 लाख से प्लस लगभग 1.5 से 2 लाख के पास जो है बाबा जी के पास वहाँ पर कलेक्शन था। उन्होंने मंदिर के जो वहाँ पर होता है उसके सारे ताले तोड़ने के बाद पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया। और रात में रात को जो है उन्होंने घटना अंजाम दिया। रात में किस टाइम निकल गए, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर उनको ये पता नहीं वो आखिर कहाँ चले गए। वो प्लेट उनके पास 2 व्यक्ति हैं, लाल रंग की प्लेटिना मोटरसाइकिल से वो लोग आए। इसकी घटना हमने जो है इमरजेंसी 112 पे भी हमने जो कॉल कर दी गई है और अभी तत्काल में वहाँ के SI आर्य जी जो वहाँ पे अभी आज साधनों ने इसका अधिकार ग्रहण किया है, आर्य जी और अपनी टीम के साथ वहाँ पर तीर्थ मंदिर पहुँच चुके हैं और इसकी तहकीकात कर रहे हैं। शुक्र है, ऊपर भगवान का शुक्र है कि किसी व्यक्ति ने देख लिया कि बाबा जी वहाँ पे बेहोश की हालत में पड़े थे तीर्थ मंदिर पे। तो जैसी गांव को सूचना पड़ी तो हम लगभग 8:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से भागे गए। वहाँ पर हम जब पहुँचते हैं तो बाबा जी का ब्लड बह रहा था, सर में से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। वहीं हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़िये की बाइक का पुलिस ने चालान काट दिया, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जाम लगा दिया। दरअसल दर्जनों कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से कांवड़ लेकर बहेड़ी जा रहा था। इस दौरान जत्थे के साथ बाइक सवार कांवड़ियों आगे चल रहे थे। किच्छा के अंबेडकर चौक पर वाहन चेकिंग कर रही किच्छा पुलिस ने कांवड़ियों की बाइक को रोक दिया और 500 का चालान कर जुर्माना वसूल किया। वहीं चालान काटे जाने की सूचना पर दर्जनों कांवड़िये और धार्मिक संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जाम लगा दिया। हमारी जनरेटर की फैन बेल्ट और पंखड़ी टूट गई थी जी। हमने भैया को, वहाँ से एक भैया थे पास ही के हैं हमारी तरफ के, हमने उन्हें भेजा। हमने कहा भैया हम अंधेरे में आ रहे हैं, अब यहाँ से हमारी पंखड़ी और फैन बेल्ट आने तो हम चढ़ा देंगे ये। उन्हें यहाँ पर भेजे, यहाँ पर पकड़ के उनका चालान काट दिया। बोले आपकी गाड़ी का चालान काट दिया। वो ये हम उन्हें जानते थोड़ी नहीं थे इतना, वो वैसे जान पहचान थे। बाइक का क्या है? हाँ बाइक का। तो वो हमसे हाँ ये बाइक तो ये झंडे हमने कहा हम कावड़ वाले व्यक्ति हैं, उन्हें चालान काटा और चले गए। बोले जो होगा वो आता रहेगा। धर्म की पुरानी परंपरा है और इसको भंग करने की जो कानूनी कार्रवाई की गई है इसको तत्काल वापस किया जाए, और नहीं तो सारे कांवड़िया साधु संत सब एकत्रित होकर DM के यहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर जिसने चालान किया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या मामला है? ये शिव भक्त सारे आक्रोशित हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ शिव भक्तों का एक डाक कांवड़ जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने कोई गाड़ी का चालान कर दिया। उस चालान को ये कांवड़ियों की गाड़ी थी तो उस विरोध में इन्होंने जाम लगा दिया। वो चालान उन्होंने अनजाने में काटा, कैसे काटा ये शिव भक्तों का ये है कि हम तो लोग तो यहाँ थे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ शिव भक्तों की बड़ी भीड़ है, उसको जाम खुलवाने के लिए हम आए हुए हैं। और देखिए शायद शिव भक्त मानते हैं तो इसको चालान वापस करा के और इनको भक्तों को रवानगी कराते हैं। अभी हम लोग यहाँ मंडी में अपना सेवा लगा रखी थी, हमको पता ज्ञात हुआ कि अभी चौराहे पे कुछ कांवड़ियों के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की। अभी उससे जिसने चालान काटा है उस पुलिस वाले को घेर लिया था, हमने उसको बचाया किसी मुश्किल से। उसने ये बताया कि वो मोटरसाइकिल पे बगैर हेलमेट के वो जा रहा था और शराब के नशे में था, हमने इसलिए चालान काटा। मैंने कहा अगर वो शराब के नशे में कहाँ आता, कांवड़ वाला को शराब के नशे में नहीं होता। इस बात को मैं कह रहा हूं, और इस बात का अगर उसका तब गया जिस अधिकारी ने इसका चालान काटा है वो माहौल खराब किया है उसने। ये आगे बहुत कांवड़िया है,
माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये इस तरीके सुरक्षा देने के बजाय और यहाँ पे अतिक्रमण कराने की, सड़कें जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा तो नहीं दी पुलिस ने, हमने जबकि प्रशासन को लिख के दिया हुआ है कि यहाँ सेवा चल रही है। प्रशासन का कोई भी कर्मचारी नहीं, ये पूरी साजिश हो रही है। हर 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 आक्रोशित इसलिए है कि आपको ये पता है कि महाशिवरात्रि चल रही है और सावन का महीना है। इस टाइम कितने दूर दूर से बच्चे बोले हमारे कावड़ लेके आ रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं और उनके साथ में बदतमीजी हो रही है, गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। अन्यथा बहुत व्यक्ति बगैर हेलमेट के निकल रहा है। चलो भोला हमारा बगैर हेलमेट के है, उसको तसल्ली से, उसको डाक कावर है, उसको प्यार से समझाते कि बेटा आप हेलमेट लगा के चलें। और ये हमारे कावड़ियों के साथ में इतनी बदतमीजी ये हो रही है, सुरक्षा कोई नहीं मिली। हमने जबकि डीएम को, एसडीएम को, यहाँ के प्रशासन को सबको लिख के दिया है कि मेरे यहाँ पर सुरक्षा मिलना चाहिए, कोई सुरक्षा नहीं है पुलिस की। अन्यथा ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। और शिक्षा प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि 364 दिन पुलिस यहाँ से गायब कैसे रहती है? 10 दिन से यहाँ सेवा लगी हुई है, न पुलिस इस चौराहे पे न उस चौराहे पर है। जबकि जो शमशान घाट के पास चौराहा है, इतना बेतुका चौराहा बनाया गया है कि किसी भी कांवड़िये की वहाँ मौत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज जो यहाँ पर चालान काटा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारी मांग है वो प्रशासन उस व्यक्ति को यहाँ पर आकर चालान के पैसे दे और सिर्फ भक्तों से माफी मांगे, अन्यथा पूरे शहर। वहीं बरसात के मौसम में किसी भी तरह की आपदा की संभावना से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन बरसात से पहले ही तैयारियां पूरी कर लेता है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़कें खुलवाने के लिए संबंधित विभाग को जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए जाते हैं। मॉक ड्रिल भी की जाती है और फिर प्रशासन का दावा करता है कि हर प्रकार की बरसात और उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन बरसात आते ही प्रशासन के दावे फेल साबित हो जाते हैं। आपको बताते हैं कि कर्णप्रयाग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हो रही मूसलाधार बारिश ने राजमार्ग बाधित कर दिया और जिसके बाद प्रशासन की पोल खुल गई। और 7 बजे से यहाँ पर जनता बहुत परेशान पर है। यहाँ पर खाने का भी कोई होटल अच्छा, बाहर से लोग आए हैं, टीचर लोगों की छुट्टी हुई रक्षाबंधन के लिए और बड़ी परेशानी है। प्रशासन उसमें गौर करे कि हर समय बरसात के टाइम पर हर समय बुलडोजर और तैयार रहने चाहिए। रोड पर आने का समय बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे हैं और यात्री हैं और टाइम पर काम नहीं होता है। मशीन किस समय यहाँ पर? मशीन तो अभी इससे थोड़ी देर पहले आई है। क्या उससे पहले कोई सड़क यार जा रहे तो कोई भी प्रयास नहीं किया। ऐसे फ़ोन किया हम लोगों ने एचएम और विधायक तक भी हमने फ़ोन किया है, तो कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं हुआ, गौर नहीं किया गया। जो बुजुर्ग लोग भी हैं, हॉस्पिटल जाना है, किसी ने कहीं जाना है, कोई मतलब ड्राइवरी है उसमें है, तो प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि वो सही टाइम सर यहाँ पर काम करें। मार्ग जो है 7 जगह पर अवरुद्ध था, तो अभी तक 4 जगह पर खोल दिया गया है, 3 जगह अभी भी कार्य चल रहा है, उसमें से एक हरमनी है। इस संबंध में मेरी बीआरओ से बात। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में कई जगहों पर संचालित रोपवे की सुरक्षा को लेकर प्रदेश का गृह महकमा गंभीर है। दरअसल बीते दिनों देश भर में रोपवे पर कई हादसे हुए। वहीं हाल ही में पौड़ी विधायक किशोर उपाध्याय भी सुरकुंडा देवी रोपवे पर फंस गए। गृह विभाग द्वारा रोपवे की सुरक्षा का जायजा लेने और समीक्षा करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मानसा देवी रोपवे का अचानक निरीक्षण किया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हमारे यहाँ पर विज़िट की और उनको हमने दिखाया कि कैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इनकेस अगर रोपवे बाधित हो जाता है तो इन दैट केस हम कैसे लोगों को कैबिन से रेस्क्यू करेंगे। तो वो फुली सेटिस्फाइड थे और जो भी कार्य हुआ उन्होंने देख करके बड़ा अप्रिशिएट किया कि जो जिस ढंग से प्रोफेशनली हमने इसको किया, उन्होंने इसकी काफ़ी प्रशंसा की। किस रोपवे की बात है सर? किस पिलर से किस पिलर तक रहा और क्या कुछ उन्होंने बताया? ये मनसा देवी रोपवे में हमने इसको किया और जो हमारा टावर नंबर 2 और 3 के बीच में हमने इसको वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी और नाले का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के किनारे भूमि का कटाव होना भी शुरू हो गया है।
वहीं खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जद में आने वाले मकानों को खाली कराना शुरू कर दिया है। वहीं हरिद्वार में हत्या के प्रयास और गोली चलाने के आरोपी भाजपा कार्यकर्ता को लेकर पार्टी असहज है। आरोपी विष्णु अरोड़ा द्वारा दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना के बाद पार्टी और स्थानीय विधायक मदन कौशिक की काफी किरकिरी हो रही है। इसके बाद पार्टी भी आरोपी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, आरोपी पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कानून काम करेगा, उसमें पार्टी कहीं आड़े आने वाली नहीं है और निश्चित रूप से दंगाइयों को दंगे का सबक मिलना ही चाहिए। कोई भी विषय हो उस पर तत्कालिक कार्रवाई तभी होती है जब उसकी ठीक से जांच और उसकी तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं उसके तथ्य सामने आने पर, सच्चाई सामने आने पर। गदरपुर में पैसे के लेन देन को लेकर जसवीर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया है। बस एक दिन पूर्व जो हत्या हुआ था जिसमें गुरजीत उर्फ जसवीर उर्फ पिच्चू का हत्या हुआ था, वो खुद ही एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर कई सारे संगीन धाराओं में लूटपाट, 25 आर्म्स एक्ट, मारपीट, लड़ाई झगड़े उन सब के मुकदमे थे। तो वो खुद ही क्रिमिनल था और हाल ही में जेल से छूटा था। इनका और इसका और दूसरा जो क्रिमिनल है उसका जगवीर उर्फ जग्गा, उसका वो भी आगे पीछे ही छूटे थे। उनका थोड़ा सा पैसों को लेन देन को लेके हल्का विवाद था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा रोज़ उठते बैठते साथ में ही थे, खाते पीते थे। तो उस दिन शाम को वो परचून के दुकान के सामने आए और 2 लोग आए और इनके बीच में बात हुआ। बात के बाद थोड़ा हॉट टॉक हुआ। हॉट टॉक के बाद गुस्सा होके जग्गा ने गोली मार दिया, जसवीर उर्फ जग्गा बिच्चू को गोली मार दिया जग्गा ने। तो इस पूरे साथ में प्रदीप भी था। तो कुल मिला के 2 उसमें मेन अटैकर्स थे जिन्होंने गोली मारा है। तो इन दोनों को आज हमने गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पे हमने घटना में प्रयुक्त वेपन्स है उनको हमने बरामद कर दी और उसके अलावा मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया है। तो इसका 24 घंटे के भीतर ही हमने इसका खुलासा भी कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। टीम को बधाई मेरी तरफ से, 5000 रुपये का कैश रिवॉर्ड और सबको गुड एंट्री भी मिलेगा। देखिए, हमने 3 प्रकार की कार्रवाई करे हैं। पहला है सघन चेकिंग अभियान। जैसा कि आपको भी पता है कि हम लगातार हफ्ते में 4-5 दिन रैंडमली सुबह शाम जो है काली शीशों। बीजेपी नेता बीरा भंडारी ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत पर अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बीरा भंडारी ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा था। वहीं जिला अध्यक्ष द्वारा उन्हें अभद्रता के साथ पूछा गया कि उन्हें इस बैठक में आने की अनुमति किसने के द्वारा मिली है। इससे पूर्व भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया था। आगे कहा कि जिला अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार को सहना नामुमकिन हो रहा था। उनके द्वारा पार्टी के मजबूत बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा है, बावजूद इसके कि उनके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा। वहीं इस विषय पर जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। हम लोगों का यही दुर्भाग्य होगा। मैं सीधा ऋषिकेश से आई और इतनी पीड़ित महिला होने के बाद आज माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा मुझे दूसरी बार इतनी बेइज्जती किया गया कि आपको इस पार्टी के अंदर और उसके अंदर क्यों बुलाया, किसने बुलाया गया। एक बार मैं जब अपने पति की बीमारी को लेकर मैं किरसू में भी गई थी
मैंने यही कहा था कि केवल धन सिंह रावत जी से बोलने के लिए कि भाई मेरे पति बीमार है, उनका ट्रांसफर कर दिया। तब माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा है। आज जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा पता नहीं क्यों इतनी व्यक्ति की विशेष की टसन निकालते रहते हैं। और आज भरी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि तुझे किसने बुलाया इस मीटिंग के अंदर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही की तौर पर मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया। मैंने कभी ये दुख नहीं देखा, सुख नहीं देखा। अभी मैं जब हमारे चुनाव हो रहे थे विधानसभा के चुनाव, तो मैं पापा में अपने बीमार पति को लेके जा रही थी वहाँ, और बीमार पति को मैंने 1 महीना दिन तक वहाँ डेरा डाला हुआ था। लेकिन संपत सिंह रावत जी द्वारा मुझे हमेशा बेइज्जती की जाती है। आज भी इतने लोग थे वहाँ पे, सारे लोगों से पूछ लेना और सब बता देंगे कि वास्तव में इसके क्या शब्द थे। वहीं पंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शांतिपुर तीसरी मील के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी। बता दें कि आज सुबह कासगंज से लालकुआं आ रही पैसेंजर ट्रेन पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुर तीसरी मील के पास ट्रैक से गुजर रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोककर आरपीएफ को सूचना दी, जिसके बाद रेल कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना पंतनगर थाना पुलिस को दी गई। वहीं मृतक के शव को पंतनगर स्टेशन लाया गया, जहां उसकी तलाशी लेने पर उसके जेब से मिले आधार कार्ड पर उसकी पहचान 50 वर्षीय सगीर अहमद निवासी टा कॉलोनी पंतनगर के रूप में हुई है। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।